हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में हम फिज़िकल चैनल के बारे में बात करेंगे। फिज़िकल तो देखो, फिज़िकल चैनल में बहुत सारी आ जाएंगी और फिज़िकल लेयर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें हम देखो PDSCH, उसके बाद PUSCH, उसके बाद PUCCH और जो PDCCH, PBCH, कम्प्लीटली फिजिकल लेयर और मतलब फिजिकल चैनल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक ओवरव्यू देख लेंगे पहले हम कि फिजिकल लेयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये लेयर्स जो है कैसे प्रोसेस होती है। जैसे कि डेटा आता है जी नोड बी से यूई तक, तो वो फिजिकल लेयर कैसे प्रोसेस करता है वो डेटा को। ठीक है, सो देखो, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स इन 5G एंड नेटवर्क, that is mobile subscriber and G-Node B base station. Okay, so G-Node B are connected with 5G core in backend. The connection from the G-Node B to UE is known as downlink, which uses PBCH, PDSCH, PDCCH. ठीक है, channels for carrying different data or control information. And the connection from UE to G-Node B is known as uplink, which is uses PREH, PUSCH and PUCCH channel. ठीक है, तो यहाँ पे एक PREH भी आ गया। तो ये सब जो चैनल्स हैं ये फिज़िकल लेयर में रिस्पॉन्सिबल है और ये सब मतलब फिज़िकल लेयर के अंदर में काम करती है, वेदर इट्स डाउनलिंक और वेदर इट्स कंट्रोल और वेदर इट्स डेटा। ओके, तो एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है 5G की न्यूमरोलॉजी में 0, 1, 2, 3, 4 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो FR1 को हम सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बोलते हैं और FR2 को मिलीमीटर वेव बोलते हैं, जिसकी रेंज 2425 से 52 गीगाहर्ट्ज़ तक के है। ठीक है, और FR1 की 400 से 7.12 गीगाहर्ट्ज़ तक के है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पता है। और 15 किलोहर्ट्ज़ की सबकेरियर स्पेसिंग हम LTE में यूज़ करते थे, लेकिन अब ये जो 5G में है डिफरेंट सबकेरियर स्पेसिंग आ गई। 15 किलोहर्ट्ज़, 30 किलोहर्ट्ज़, 60 किलोहर्ट्ज़, 120 किलोहर्ट्ज़ और 240 किलोहर्ट्ज़। तो 240 किलोहर्ट्ज़ याद रखना, ये सिर्फ कंट्रोल प्लेन में यूज़ होगी। ठीक है, कंट्रोल में यूज़ होगी, ये डेटा के लिए यूज़ नहीं होती है। बाकी सब डेटा के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 240 किलोहर्ट्ज़ का तो कोई मतलब आप देख ही नहीं रहे हैं सबकेरियर स्पेसिंग कहीं भी डेटा के लिए, क्योंकि वो डेटा के लिए बनाई नहीं है, वो मिलीमीटर वेव है, वो सिर्फ कंट्रोल के लिए बनाया गया। तो इसमें क्या बोला है, देखो, बोथ फ्रीक्वेंसी रेंज FR एंड FR2 यूज डिफरेंट 5G न्यूमरोलॉजी एज मेंशन इन द टेबल, और सबकेरियर स्पेसिंग 40 to 30 किलोहर्ट्ज़, सपोर्टेड 120 किलोहर्ट्ज़ एंड मैक्सिमम 100 मेगाहर्ट्ज़ तक के जाएगा। ठीक है, इन सब 6 गीगाहर्ट्ज़ में और 400 मेगाहर्ट्ज़ में मिलीमीटर में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दैट मीन्स FR1 में मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी रहेंगी, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक, और FR2 में 400 मेगाहर्ट्ज़ तक रहेंगी। ठीक है, ये मैक्स रहेगा। अब अगर इसकी पैरामीटर्स की बात करूँ तो देखो, करियर एग्रीगेशन सब 6 गीगाहर्ट्ज़ की बात करें और मिलीमीटर वेव की रेंज की बात करें तो ये हो गया FR1 और ये हो गया FR2। ठीक है, तो 16 करियर तक के सपोर्ट करता है। इसमें बैंडविड्थ जो है मिनिमम 5 से स्टार्ट होती है, 5 मेगाहर्ट्ज़ से। सो 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 60, 80, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक है। इस टाइप से इतनी बैंडविड्थ इसमें सपोर्टेड है FR1 में। FR2 में 50, 100, 200, 400 मेगाहर्ट्ज़ तक जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज़ तक मैक्स गया और यहाँ पे 400 मेगाहर्ट्ज़ तक मैक्स गया। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे भी करी है। ठीक है, अब सबकेरियर स्पेसिंग 15, 30, 60 यूज़ होगी FR1 में, FR2 में 60, 120, 240 यूज़ होगी, लेकिन 240 डेटा के लिए नहीं होगी, सिर्फ कंट्रोल के लिए होगी। ठीक है, मॉड्यूलेशन स्कीम अप टू 256 तक के जाएगा, बाकी और भी 16 और 64 भी यूज़ होगा इसमें। माइमो अप टू 8 लेयर, 4 और 2 और 2। ठीक है, डुप्लेक्स मोड TDD FDD दोनों काम करेगा FR1 में, लेकिन FR2 में ओनली TDD। एक्सेस स्कीम ये है, मॉड्यूलेशन स्कीम कौन सी यूज़ होगी, तो DL CP OFDM, UL CP OFDM और DFT स्प्रेड OFDM, 3 टाइप की टेक्निक्स होगी। ठीक है, यूज़ होगी मॉड्यूलेशन स्कीम। तो इसकी अगर ओवरव्यू अगर मैं बात करूँ फिर से, तो देखो, सबकेरियर स्पेसिंग आपको पता है। ठीक है, तो 15, 30, 60, 120, 240 इतनी सबकेरियर स्पेसिंग है अपने पास। तो अगर सिम्बॉल ड्यूरेशन की बात करें तो 66.7 सिम्बॉल ड्यूरेशन आ जाएगा 15 सबकेरियर की अगर बात करें तो। ये ईच OFDM सिम्बॉल है, ये
एक OFDM सिंबल की सब कैरियर स्पेसिंग है, मतलब स्लॉट ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन, स्लॉट ड्यूरेशन है, इतना स्लॉट ड्यूरेशन कितने माइक्रो सेकंड में रहेगा, तो 66.6 माइक्रो सेकंड 15 में रहेगा। वैसे ही 33.3 30 में, 16.6 यहाँ पे, 8.33 रह गए, 4.17 तक के आ गया। ठीक है, साइक्लिक प्रीफिक्स की जो ड्यूरेशन है ये FR 15 किलो हर्ट्ज में इतना रहेगा, और ये फिर 60 किलो हर्ट्ज के लिए नॉर्मल मिले इतना, और एक्सटेंडेड के लिए इतना। ठीक है, और ये कम होते जाएगा धीरे धीरे। सिस्टम बैंडविड्थ 50 मेगाहर्ट्ज इसमें सपोर्ट करेगा मैक्स, इसमें मैक्स 100 है, 100 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करेगा। 60 में 100 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करेगा नॉर्मल में, और मिलीमीटर में 200, 400 FR2 में। ठीक है, FFT साइज मैक्स इतना ही सपोर्ट करेगा, सब में बराबर है। सिम्बॉल्स पर स्लॉट हर 14 ही रहेगा। ठीक है, पर स्लॉट में, लेकिन जो स्लॉट्स पर फ्रेम है, यहाँ पे एक सब फ्रेम रहेंगी। ठीक है, एक स्लॉट में, लेकिन यहाँ पे 2 स्लॉट हो जाएंगे क्योंकि 30 किलो हर्ट्ज हो गया। 60 में 4 हो जाएगा, वैसे ही 8 16 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, स्लॉट्स पर फ्रेम यहाँ पे 10 फ्रेम रहेंगी, 20 40 80 और 160। ठीक है, स्लॉट्स पर फ्रेम लिखा है उसमें। ठीक है, कितने कितने स्लॉट्स रहेंगे एक फ्रेम में, तो वैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे स्लॉट्स भी इसमें। OFDM सिंबल जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही, तो देखो सब कैरियर स्पेसिंग के हिसाब से अगर OFDM सिंबल देखो तो इतना रहेगा, लेकिन इसकी अगर साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन अगर इतना रहा तो ये टोटल इतना हो गया, तो मतलब ये हो गया 71.35 माइक्रो सेकंड एक OFDM सिंबल का ड्यूरेशन। ठीक है, माइक्रो सेकंड एक OFDM सिंबल का ड्यूरेशन हो गया ये 15 किलो हर्ट्ज में, वैसे ही 30 में, 60 में, 120 में और 240 में। ठीक है, मैक्स रिसोर्स ब्लॉक की अगर बात करूँ मैं, तो देखो ये FR1 है। ठीक है, ये FR1 है, तो मिनिमम 5 मेगाहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ रहेंगी, मैक्सिमम 100 मेगाहर्ट्ज रहेंगी। तो अगर 15 किलो हर्ट्ज की बात करूँ तो मैक्स कितना जाएगा, 270 रिसोर्स ब्लॉक जाएगा। ठीक है, और अगर 30 की बात करूँ तो 30 में भी 273 रिसोर्स ब्लॉक तक जाएगा। लेकिन अगर 60 सब कैरियर स्पेसिंग की बात करूँ तो 135 रिसोर्स ब्लॉक ही रहेगा मैक्सिमम इसमें। ठीक है, और FR2 अगर की बात करूँ अगर मैं, तो 60 120 रहेगा इसमें। ठीक है, तो FR2 में जो नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक रहेगा इसमें भी 273 ही रहेगा, 264 रहेगा। ठीक है, और 120 में 264 रहेगा। ठीक है, जो मैक्स रहेगा FR2 में रिसोर्स ब्लॉक वो 264 रहेगा। तो ठीक है, अब ये फ्रेम स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। तो सपोज जैसे कि 10 सब फ्रेम है, तो 10 सब फ्रेम में से अगर एक सब फ्रेम की अगर बात करें तो एक सब फ्रेम में एक स्लॉट रहेगा। ठीक है, इसको एक स्लॉट में कितने OFDM सिंबल रहेंगे, 14 OFDM सिंबल रहेंगे अगर 15 किलो हर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग है तो। ठीक है, तो उस टाइप से इसमें डिफाइंड होगा। और अगर एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स है तो कितने OFDM सिंबल रहेंगे, 12 OFDM सिंबल रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ किस में काम आएगा, 60 किलो हर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग में काम आएगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल है 60 किलो हर्ट्ज की सब कैरियर स्पेसिंग तो उसमें भी 14 OFDM सिंबल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। तो ये एक सब फ्रेम है, एक सब फ्रेम में 14 OFDM सिंबल है, ये 1 मिलीसेकंड की एक सब फ्रेम रहेंगी। ठीक है, तो अगर 30 किलो हर्ट्ज में इसके 2 स्लॉट हो जाएंगे, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ईच स्लॉट में फिर 14 OFDM सिंबल रहेंगे। और जो ये 1 मिलीसेकंड की ये सब फ्रेम थी है पहले, तो वो 500 माइक्रोसेकंड की हो जाएंगी। वैसे ही 60 किलो हर्ट्ज में 250 माइक्रोसेकंड की हो जाएंगी, और उसे वैसे ही 120 में 125 माइक्रोसेकंड की हो जाएगा एक स्लॉट। और इसमें 14 OFDM सिम्बल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 स्लॉट हो गए थे, यहाँ पे 4 स्लॉट हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 स्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, और 240 रहता है तो कितने हो जाते हैं, 16 स्लॉट हो जाते हैं। ठीक है, ये फ्रेम है, ये एक सब फ्रेम में इतने OFDM सिंबल है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो एक रिसोर्स एलिमेंट रहेगा। ठीक है, एक रिसोर्स एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है अगर रिसोर्स ब्लॉक में देखा जाए तो। रिसोर्स ब्लॉक में LT में जैसे था अभी भी वैसे ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सब कैरियर रहेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 14 OFDM सिंबल रहेंगे। ठीक है, सेम चीज़ है अभी भी इसमें भी। सो अब थोड़ा सा लेयर का स्टार्ट होगा इसमें धीरे धीरे।
So the figure in 5G NR with symbols in time axis and subcarrier in frequency axis, 12 subcarriers form one physical resource block. 5G NR supports 24 to 275 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक. तो मैक्स कितना है, 275 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक सपोर्ट करता है, ठीक है, इन ए सिंगल स्लॉट. सो बैंडविथ ऑक्यूपाइड 34 मिनिमम से लेके 400 मेगाहर्ट्ज तक के मैक्स सपोर्ट करता है. जैसे हमने देखा कैन बी अचीव्ड फॉर 120 किलोहर्ट्ज सबकैरियर स्पेसिंग तक के हम मैक्स लेके जा सकते हैं 400 मेगाहर्ट्ज तक के, ठीक है. तो 120 मैक्स रहेंगी सबकैरियर स्पेसिंग, ठीक है, क्योंकि 240 नहीं रहेंगी, वो तो सिर्फ कंट्रोल के लिए रहेंगी. देन SSPBCH ब्लॉक ऑक्यूपाइज 4 FDM सिम्बॉल्स इन टाइम डोमेन और 24 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है, वो हमने SSB वाले लेक्चर में देखा था. उसके बाद में अब मेन कंटेंट स्टार्ट हुआ है. सो अंडरस्टैंडिंग 5G फिजिकल लेयर यूजिंग PDSCH एंड PUSCH, ठीक है. तो देखो, so there are various physical channels in the downlink from G node B to UE and uplink from UE to G node B. So downlink channel से इतनी हो गई PDSCH, PDCCH and PBCH, और uplink channel PREG, PUCH and PUCCH, ठीक है. So there are specific physical signal present in both downlink and uplink for various purposes. So physical signals क्या है, जैसे कि front loaded DMRS, demodulation reference signal, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया. So used for both PDSCH and PUSCH channels. We will consider OFDM with cyclic prefix for both for downlink and uplink. Uplink also use DFDM, spread OFDM and CP for improved coverage, ठीक है. तो ये तो OFDM का पार्ट हो गया. अब अगर ये मेन कंटेंट अगर दिखाऊँ आपको, तो ये देखो PDSCH चैनल जब भी कोई डेटा आता है, अब ये डेटा कहाँ से आएगा, तो जैसे कि अपर लेयर से अगर डेटा आया, ठीक है, जैसे कि मैक लेयर से, अब मैक लेयर से डेटा आया इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक. अब ये ट्रांसपोर्ट ब्लॉक ये है, ठीक है. अब जब ट्रांसपोर्ट ब्लॉक जब फिजिकल चैनल पे आता है ना, तो सबसे पहले उसमें CRC ऐड होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक अटैचमेंट, ठीक है. उसके बाद LDPC बेस ग्राफ सिलेक्शन होता है, ठीक है, कोडिंग होती है. फिर कोड ब्लॉक, ये पोलार कोडिंग हो गई, चैनल की पोलार कोडिंग हो गई, ठीक है. फिर उसके बाद कोड ब्लॉक सेगमेंटेशन एंड CRC अटैचमेंट हुआ. उसके बाद LDPC एनकोडिंग हुआ. उसके बाद रेट मैचिंग हुआ. उसके बाद कोड ब्लॉक कंकैटिनेशन हुआ. उसके बाद स्क्रैम्बलिंग हुआ, यहाँ मॉड्यूलेशन यूज़ किया, कौन सा यूज़ करना है, 16, 64 या 256, ठीक है. उसके बाद में यहाँ लेयर की मैपिंग हुई, मतलब 1 लेयर, 2 लेयर, 8 लेयर मामे को कौन सा डालना है. उसके बाद एंटीना पोर्ट मैपिंग हुई, और उसके बाद में मैपिंग ऑफ फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक. अब रिसोर्स ब्लॉक यहाँ पे मैप हो गए वेवफॉर्म के थ्रू होते हुए ये यूई को आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे यूई उसको फिर से डिकोड करेगा, यही सेम चीज़ फिर से कंप्लीट ऐसे डिकोड करेगा. तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ. जब भी कोई डेटा आता है ना इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, सो ये सब चीज़ें इसमें होगी, और मॉड्यूलेशन के थ्रू यूई को मिल जाएगा ये डेटा, और यूई उसको डिकोड करके, वही लेयर वाइज डिकोड करके उसको वो एग्जैक्ट डेटा वो निकाल लेगा, ठीक है. तो ये उसका मेन कंटेंट है PDSCH चैनल का इन टर्म्स ऑफ डेटा, ठीक है. तो इसमें क्या है, देखो, लेट अस अंडरस्टैंड PDSCH चैनल प्रोसेसिंग यूजिंग 5G NR फिजिकल लेयर मॉड्यूल्स, ठीक है. सो द PDSCH चैनल इज यूज टू क्वेरी DL यूजर डेटा, UE specific layer information, layer 2 and above, so system information and paging. Let us understand PDSCH channel data, that is transport block, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है. तो प्रोसेसिंग थ्रू 5G NR फिजिकल लेयर मॉड्यूल्स और ब्लॉक्स, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज कैलकुलेशन इज मेंशन, और ट्रांसपोर्ट ब्लॉक का जो साइज कैलकुलेशन रहता है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है अपना, ठीक है, तो वो जाके अपन देख सकते हैं. सो एज शोन इन फिगर, CRC इज एडेड टू ईच ऑफ द ट्रांसपोर्ट ब्लॉक टू प्रोवाइड एरर डिटेक्शन, और दिस इज फॉलोइंग बाय LDPC बेस ग्राफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज, और नाउ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक इज सेगमेंटेड इनटू कोड ब्लॉक, CRC इज अपेंडेड टू ईच ऑफ दिस कोड ब्लॉक, ठीक है. वही चीज़ दिखाई है हमने. सबसे पहले क्या हुआ, CRC ऐड हुई यहाँ पे, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है. 2 मिनट देना मुझे आप.
हाँ, सो आई एम बैक। सो यहाँ तक देख लिया था हमने। तो देखो इसमें क्या होगा, अब ये सभी मतलब जो इसका है वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है एक एक पार्ट का कि कौन सा ब्लॉक क्या काम करेगा। सो 1 मिनट। So here each of the code block are individually encoded using LDPC encoder, which are rate matched after encoding process. Then code block concatenation is performed to form code words for transmission over PDCA channel. About 2 code words are transmitted simultaneously on single PDCA channel. Single code word is used for 0 to 1 layer, and whereas 2 code words are used for 5 to 8 number of layers. ठीक है। All the code words are scrambled and modulated to generate complex data symbols before layer mapping. इट यूजेज, ये सब मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ होगी जैसे उधर देखा था हमने। फिर द मॉड्यूलेटेड डेटा सिम्बल्स आर मैप्ड टू इधर लेयर, फिर मैमो लेयर ऐड होगा। ठीक है। देन द लेयर्स आर मैप्ड विद नंबर ऑफ एंटीना पोर्ट्स रिसीव्ड फॉर द PDCA यूज, एंड द कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेटेड डेटा सिम्बल्स आर मैप्ड टू रिसोर्स ब्लॉक में फिर ऐड होगा। और उसके बाद में रिसोर्स ग्रिड में जाएगा एंटीना पोर्ट, सबके लिए स्पेसिंग, एंटीना पोर्ट कौन सा एंटीना पोर्ट से डेटा भेजना है हमको। DMRS values are inserted during resource element mapping used for channel estimation and equalization at the UE receiver. Then OFDM signal is generated after resource element mapping. ठीक है। Then the downlink PDCA is received by UE, which consists of reverse modulation 5G NR physical layer in order to decode the transport block back before passing the information to upper layer. ठीक है। तो यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई समझाई। यहाँ पे ये डेटा इधर से आएगा ऐसे, इस सभी को फॉलो करते हुए और यूई को मिल जाएगा यहाँ पे, और उसको फिर से वो डिकोड करना है वो सब चीज़ें। ठीक है। PUSCH की अगर मैं बात करूँ तो PUSCH का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक आया यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से आया, मैक लेयर से आया। ठीक है। उसके बाद में CRC अटैचमेंट हुआ, यहाँ पे LDPC बेस ग्राफ सिलेक्शन हुआ, कोड ब्लॉक सेगमेंटेशन, CRC अटैचमेंट, LDPC एनकोडिंग, रेट मैच हुआ, कोड ब्लॉक कॉन्केनेटेशन हुआ, स्क्रैम्बलिंग हुआ, मॉड्यूलेशन हुआ, लेयर मैपिंग हुआ, एंटीना पोर्ट हुआ, मैपिंग टू रिसोर्स ब्लॉक निकल के मॉड्यूलेशन के थ्रू वेवफॉर्म जनरेट हो गए, यूई को मिल गया ये। ठीक है। सॉरी, जी नोट बी को मिल गया। ठीक है। क्योंकि ये PUSCH है ना, तो अपलिंक है ये, तो किसको भेजेगा ये, जी नोट बी को मिलेगा, यूई टू जी नोट बी, यूई टू जी नोट बी। तो ये अगर इसका PUSCH का अगर आप ग्राफ देखा जाए तो PUSCH का भी वैसा ही है। ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें याद अगर रहेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा प्रोसेस कैसे होता है, डेटा यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है। अब इसकी अगर डेफिनेशन अगर इसकी पढ़े तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक प्रोसेसिंग फॉर फिजिकल लेयर मॉड्यूल ऑफ ब्लॉक्स, PUSCH चैनल इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अपलिंक साइड चैनल एंड लेयर 1 एंड लेयर 2 कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लेयर 1 वही फिजिकल। ठीक है। सो द प्रोसेस फॉर अपलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक PUSCH प्रोसेसिंग इज सेम एज डिस्क्राइब्ड अबव। ठीक है। और ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करेगा वो, और DMRS सिग्नल भी डालेगा। सो in addition to above blocks, the PUSCH processing uses transform precoding after layer mapping operation. This is optional and UE implementation specific. DFT transform precoding is used for single layer transmission. PUSCH supports single code word which can be mapped maximum up to 4 layer. ठीक है। उधर कितना था, 8 लेयर था, किसमें, DL में। 5G NR UE uses कोड ब्लॉक बेस्ड ट्रांसमिशन एंड नॉन कोड बुक बेस्ड ट्रांसमिशन, दोनों टाइप की कोड बुक यूज़ करेंगे वो। ठीक है। कोड बुक और नॉन कोड बुक। देन 5G NR मैपिंग टू रिसोर्स ग्रिड इज डन फ्रीक्वेंसी वाइज फर्स्ट बिफोर टाइम इन ऑर्डर टू हैव ईजियर डिकोडिंग प्रोसेस एट द जी नोट बी रिसीवर। ठीक है। अब ये देखो, ये जी नोट बी रिसीवर है ना, दैट मीन्स अपलिंग डेटा है तो यूई भेज रहा है इसको। ठीक है। अब देखो LTE और 5G में जो डिफरेंस था पर करियर कंपोनेंट, तो यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज़ की थी मैक्सिमम, और यहाँ पे 50 मेगाहर्ट्ज़ से लगा के 100 मेगाहर्ट्ज़ से लगा के 200 से 400 मेगाहर्ट्ज़ तक है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी डिफरेंस की अगर बात करूँ तो सब कैरियर स्पेसिंग इसमें 15 थी, और इसमें 15, 30, 60, 120, 240। ठीक है। वेवफॉर्म इसमें ये यूज़ होता था CPO-FDM और DL और SC-FDM है। इसमें CPO-FDM और DL CPO-FDM है, इसमें ये वाला डिफरेंस है, और DFT SO-FDM दो टेक्निक नहीं आ गई है। नंबर ऑफ सब कैरियर इसमें 1200 यूज़ होते थे, इसमें 3300 भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें। सब कैरियर स्पेसिंग बराबर रहेंगी दोनों की, लेटेंसी एयर इंटरफेस की बराबर है। 7 सिम्बॉल्स 500 मिली सेकंड में था, इसमें 14 OFDM सिम्बॉल है 1 ही मिली सेकंड में। ठीक है।
चैनल कोडिंग इसमें टर्बो कोड और TBCC कंट्रोल चैनल कोडिंग थी। इसमें पोलार कोडिंग यूज़ होती है और LDPC डेटा के लिए यूज़ होती है और पोलार कोडिंग कंट्रोल के लिए यूज़ होती है। इसमें डेटा के लिए क्या था, इसमें टर्बो कोडिंग थी, इसमें डेटा के लिए LDPC कोडिंग है, ठीक है। कंट्रोल के लिए TBCC थी, इसमें कंट्रोल के लिए पोलार कोड्स है, ऐसा डिफरेंस है। इनिशियल एक्सेस के लिए बीम फॉर्मिंग इन डिजिटल है, इसमें बीम फॉर्मिंग, इसमें एड बाय क्रॉस मैक सपोर्ट है। रेफरेंस सिग्नल यूई स्पेसिफिक DMRS एंड सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल था इसमें सब कुछ फ्रंट लोडेड DMRS ही रहेगा, जो कि सब कुछ यूई स्पेसिफिक ही रहेगा, ठीक है। और डुप्लेक्सिंग मोड इतने यूज़ होते थे और इसमें भी इतने यूज़ होते हैं। तो अगर इसकी अगर बात करें तो 5G में देखो eMMB, MMTC और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, ये 3 स्लाइस कंसेप्ट है। इसमें 3 टाइप की क्या है, स्लाइसिंग है। तो उसमें while it's an evolution of LTE physical, there are many aspects that are unique to 5G NR physical। इसलिए फिजिकल लेयर में भी इनको क्या है, चेंजेस लाने पड़े। अब 4G के जैसा स्लाइसिंग एक ही थी 4G में, लेकिन इसमें स्लाइसिंग बढ़ गई है, इसकी वजह से हमको अलग अलग चेंजेस लाने पड़े। सो फिजिकल लेयर सिट्स एट द बॉटम ऑफ 5G NR प्रोटोकॉल स्टैक इंटरफेसिंग टू मैक सब लेयर हायर अप ट्रांसपोर्ट चैनल। इट प्रोवाइडेड सर्विस टू मैक एंड इट कॉन्फिगर्ड बाय RRC, ठीक है। फिजिकल सपोर्ट्स डाउनलिंक G0B to UE और अपलिंक UE to G0B एंड साइडलिंक UE to UE कम्युनिकेशन। 3 टाइप की चीज़ हो गई इसमें अब, ठीक है, याद रखना। एक हो गया डाउनलिंक के लिए, एक हो गया अपलिंक के लिए और एक हो गया साइडलिंक के लिए, UE to UE। इसलिए फिजिकल लेयर में थोड़े चेंजेस करने पड़े इनको। So some of the main features include a wide spectrum from sub 6 GHz band to millimeter wave and OFDM based interface, scalable numerology, deployments from indoor pico cells to outdoor macro cells, FDD TDD सपोर्ट है, फिर फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ कंटेंट स्लॉट स्ट्रक्चर है, मॉड्यूलेशन 256 तक सपोर्ट करेगा, पोलार एंड LDPC कोड सपोर्ट करेगा, हार्क सपोर्ट करेगा, बैंडविथ पार्ट सपोर्ट करेगा, कोर सेट, बीम फॉर्मिंग एंड मैसी मैमो। तो ये फिजिकल लेयर के ही सब पार्ट है, इसलिए फिजिकल लेयर में चेंजेस बहुत ज़्यादा है। ये हम अल्टीमेटली देख चुके हैं कि 30 kHz में जो स्लॉट ड्यूरेशन कैसा रहेगा, 50 kHz में कैसा रहेगा और 60 kHz में कैसा रहेगा, ठीक है। तो एक रिसोर्स ब्लॉक में मतलब किस टाइप से ये ड्यूरेशन रहेगा, सिंबल ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये टाइम है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इस टाइप से ये जो फिज़िकल लेयर है, जो वेव फॉर्म है, ये मतलब इस टाइप से जनरेट होगी। तो उस जैसे जनरेट होगी वैसे डेटा मिलेगा आपने। अब देखो 5G स्पेक्ट्रम जो है, जैसे हमने देख लिया FR1 410 से 7.12 मेगाहर्ट्ज़ तक के, ठीक है। और FR2 24 से 52 गीगाहर्ट्ज़ तक के, ठीक है। इसका 400 मेगाहर्ट्ज़ से 7.12 गीगाहर्ट्ज़ है। UE बैंडविड्थ पर कंपोनेंट करियर रेंज 5 से 100 मेगाहर्ट्ज़ तक के है, ठीक है, मैक्सिमम बैंडविड्थ। और इसकी 50 से 400 मेगाहर्ट्ज़ तक के FR2 तक। वेवफॉर्म में क्या डिफरेंस है, इसमें एक साइक्लिक प्रीफिक्स रहेगा। So used in 5G OFDM with cyclic prefix in uplink and optional transform precoding of DFT spreading is done before subcarrier spacing। वेवफॉर्म में ये वाला चेंजेस है, ठीक है, DFT वाला। सबकेरियर स्पेसिंग फ्लेक्सिबल है, 15/120 और 240 इज़ ओनली फॉर कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, है ना। और 60 kHz नॉर्मल और एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स दोनों में यूज़ होगी, ठीक है। सबकेरियर स्पेसिंग फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने बताया आपको 15, 60 और 30 FR1 के लिए हो गई, ठीक है। और FR2 के लिए क्या क्या हो गया, 60, 120 और 240, ठीक। और डुप्लेक्सी में क्या क्या डिफरेंस है। सो फॉर डुप्लेक्सिंग बोथ FDD एंड TDD आर सपोर्टेड इन FR1 बट ओनली TD इज एप्लीकेबल इन FR2। और TDD डाउनलिंक अपलिंक स्प्लिट कैन बी डायनेमिकली एडजस्टेड, ठीक है। तो ये डुप्लेक्सिंग पार्ट हो गया। अब ये क्या है, वाट मॉड्यूलेशन स्कीम एंड चैनल कोडिंग आर सपोर्टेड इन 5G NR फिजिकल। तो देखो ये दो मॉड्यूलेशन स्कीम है, एक CPU FDM और एक DFTS OFDM, ठीक है, मॉड्यूलेशन स्कीम। अब अगर डाउनलिंक की अगर बात करूँ तो ये जो स्कीम है, देखो यहाँ से देखो, BPS के QPS के ये BPS के QPS के 16, 64 और 256। तो जब भी ये वाला अगर हमको डेटा मिलेगा ना, जैसे कि MIB और SIP का डेटा PBCH में आता है,
तो उसमें QPS के मॉड्यूलेशन यूज़ होगा, और PDCCH और PDSCH भी QPS के यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो PDCCH है वो हमेशा QPS के ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो 1664 और 256 जो टिपिकली डेटा के लिए है वो कंप्लीट डेटा के लिए रहेगा, दैट मीन्स PDSCH। वैसे ही सेम अपलिंक के लिए है, ठीक है। PUCCH फॉर्मेट और PUCCH जो फॉर्मेट है वो QPS के यूज़ करेगा, और जो PUCCH का फॉर्मेट 1 है वो BPS के यूज़ करेगा, बाइनरी फेस शिफ्टिंग, ठीक है। क्वाड्रेचर फेस शिफ्टिंग इसके लिए यूज़ होगा PDCCH, और कंट्रोल के लिए, और डेटा के लिए फिर ये वाला यूज़ होगा। वैसे ही सेम DFT और FDM में ये सब कुछ जो दिया गया है ये सिर्फ अपलिंक के लिए है, ठीक है, डाउनलिंक के लिए नहीं है ये। तो CPU FDM डाउनलिंक के लिए, DFT TS और FDM अपलिंक के लिए। चैनल कोडिंग की बात करूँ तो LDPC जो शेडिंग है वो डाउनलिंक सेट चैनल से पेजिंग जो चैनल रहता है वो आएगा, और ये अपलिंक सेट चैनल। पोलार कोडिंग BCCH और DCI में यूज़ होगा। तो BCH क्या हो गया, ये तो सिब हो गया ना, सिब और में, तो वो उसमें पोलार कोडिंग यूज़ होगा। तो इस टाइप से कोडिंग यूज़ होगी। अब इसमें मॉड्यूलेशन स्कीम आपको यहाँ बताई गई है। सो सपोर्टेड आर QPS के 1664, हाँ। फॉर DFT और FDM इज अपलिंग 5G NR इंट्रोड्यूस 5x2 BFC को बेटर पावर एफिशिएंसी, लोअर डेटा नेसेसरी फॉर MMTC मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने ये चीज़ लेके आए थे 5x2 BPS के एक नई स्कीम, ठीक है। और DFT स्प्रेडिंग इन अपलिंग हेल्प कवरेज लिमिटेड सिनारियोस, तो ये चीज़ अपलिंक के लिए हो गई। और नया जो था वो चैनल कोडिंग इज बेस्ड ऑन लो डेंसिटी पैरिटी चेक LDPC कोड अप्लाइड एट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। ए लार्ज ट्रांसपोर्ट ब्लॉक इज सेगमेंटेड इनटू मल्टीपल इक्वल कोड ब्लॉक्स एंड LDPC कोडिंग इज अप्लाइड ऑन द कोड ब्लॉक्स। पोलार कोड इज यूज्ड फॉर BCCH, DCCI एंड UCI इन द एडिशन ब्लॉक कोड यूज्ड फॉर UCI। तो ये जो कोड ब्लॉक की जो बात कर रही है ना, तो बेसिकली कोड ब्लॉक क्या है पता है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है ना, तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को इन्होंने डिवाइड कर दिया कोड ब्लॉक में, ठीक है, कोड ब्लॉक, और इसी कोड ब्लॉक को इन्होंने बोल दिया कोड ब्लॉक ग्रुप, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे कि तुमने एक डेटा भेजा UI को मतलब वो उसका नॉन एक्नॉलेजमेंट अगर आ गया, ठीक है, नॉन एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो डेटा जो रिट्रांसमिट होगा तो इसमें से कोई भी एक डेटा ही जो लॉस्ट हुआ होगा उसको रिट्रांसमिट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इससे होगा कि कंप्लीट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को फिर से वापस नहीं भेजना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने कोड ब्लॉक के फॉर्म में उसको स्प्लिट करने लगे, ठीक है। तो ये चैनल कोडिंग यहाँ पे काम आती है। तो विच आर द मेन फिजिकल रेडियो रिसोर्सेज इन 5G NR, ठीक है। ये रिसोर्स ब्लॉक है, मिनिमम 12 सब कैरियर और एक रिसोर्स एलिमेंट, इसमें मिनिमम एक कोड एनकोडिंग है। सो ये हमने ऑलरेडी देख चुके थे आई थिंक। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर टू मेन रिसोर्सेज, और टाइम इज ऑर्गेनाइज इनटू FDM सिंबल, स्लॉट फ्रीक्वेंसी is organized in the subcarrier. FDM in subcarrier determined by numerology, unlike LT both have flexible configuration. रिसोर्स एलिमेंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिसोर्स इट वन सब कैरियर फॉर वन OFDM सिंबल। रिसोर्स ब्लॉक में 12 कॉन्जिक्यूटिव सब कैरियर रहेंगे और 14 OFDM सिंबल्स रहेंगे, ठीक है। कॉमन रिसोर्स ब्लॉक आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to each सब कैरियर स्पेसिंग। UI इज कॉन्फिगर्ड फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप्स ए नंबर फ्रॉम 0 विद इन द बैंडविड्थ पार्ट। UI यूजेज फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक फॉर एक्चुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। डिपेंड करता है वो तो सब कैरियर स्पेसिंग के हिसाब से OFDM सिंबल कि 14 रहेंगे कि 28 रहेंगे, ठीक है। रिसोर्स ग्रिड क्या होती है, तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब कैरियर एंड OFDM सिंबल डिफाइंड फॉर ईच न्यूमरोलॉजी कैरियर एंड एंटीना पोर्ट, वन सेट ऑफ रिसोर्स ग्रिड, डाउनलिंक एंड अपलिंक एंड साइड लिंक। रिसोर्स एलिमेंट ग्रुप हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 1 REG में कितना होता है CC, फिर कंट्रोल रिसोर्स सेट, मल्टीपल फिजिकल रिसोर्स विद 1, 2 और 3 OFDM सिंबल्स, ठीक है, 4 सेट में। और व्हाट इज द फ्रेम एंड स्लॉट स्ट्रक्चर इन 5G NR। सो फ्रेम एंड स्लॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 15 kHz, ये जैसे कि 10 मिलीसेकंड की एक सब फ्रेम है। अगर इसमें एक सब फ्रेम उठाए तो इसमें 14 OFDM सिंबल हो जाएंगे 15 kHz के लिए। वैसे ही 30 के लिए वो आधा हो जाएगा, 60 के लिए उससे आधा, 120 के लिए उससे आधा, 240 के लिए उससे आधा। तो ये जो 14 OFDM सिंबल सिर्फ इतने से एक मिनी स्लॉट में आ जाएंगे। सो ये फ्रेम इन 10 मिलीसेकंड, ये वही चीज़ बताइए यहाँ पे, ठीक है। और
each slot. Likewise, we would have slot duration 250 microsecond at 60 kilohertz, 125 microsecond 120 kilohertz और 62.25 माइक्रोसेकंड 250 किलोहर्ट्ज। इतना 62.5 माइक्रोसेकंड इतना कम हो जाएगा 240 किलोहर्ट्ज के लिए। तो ये स्लॉट है 14 एफडीएम सिम्बॉल्स, ठीक है, ये हमने देख चुके हैं सब। और ठीक है, so the TDD slot structure is self-contained. It allows for fast and flexible TDD switching. DL control, DL data, guard period and uplink control are in the same slot. Thus the DL data and its acknowledgement can happen in the same slot. This is also possible for UL data. Symbol allocation for DL और UL can be switched every slot. ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे ये बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल चैनल यूज्ड इन द 5G फिजिकल, ये डाउनलिंक, अपलिंक और ये साइड लिंक। तो डाउनलिंक में अगर आप देखेंगे तो ये जो फिजिकल चैनल है वो ये यूज़ होती है PDSCH, PBCH और PDSCH। ट्रैफिक चैनल कहाँ से जाएंगी, डाउनलिंक सेट चैनल, ब्रॉडकास्ट चैनल और पेजिंग चैनल, ठीक है। और कंट्रोल के लिए DCI यूज़ होगी जो PDCCH यूज़ करेंगी। अपलिंक के लिए वही सेम है, PUSCH और PREH अपलिंक के लिए यूज़ होगी इधर और डेटा के लिए, और इधर कंट्रोल के लिए, ठीक है। वैसे ही जो साइड लिंक चैनल है UE टू UE जो रहती है, इसमें फिजिकल चैनल ये UE के अंदर ही रहती है। ये इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये PSSH है, एक PSPBCH है, PSCCH है, PSSCH है और PSFCH है, ठीक है। इसके बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये UE टू UE साइड लिंक चैनल काम करती है। तो डाउन लिंक ये हो गई जो हमने देखी है अभी, अप लिंक ये हो गई और ये जो साइड लिंक चैनल हो गई, ठीक है। डाउन लिंक में भी क्या रहेगा, एक डेटा रहेगा, एक कंट्रोल रहेगा। वैसे ही अपलिंक में भी एक डेटा रहेगा, एक कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और साइड लिंक में भी एक डेटा रहेगा और एक कंट्रोल रहेगा। तो ये PDCCH, PUSCH और PSSH स्टैंड अलोन फिजिकल चैनल्स that not mapped to transport channel. PDCCH slot format indicator and downlink control information field. The latter informs scheduling for PDSCH, PUSCH, PUSCH carries uplink control information UCI, ठीक है। अब जैसे PDCCH क्या कैरी करता है, PDCCH DCI कैरी करता है, वैसे PUCCH UCI कैरी करता है, ठीक है। ये अपलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इसके भी अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। सो UCI कैरीज चैनल रिपोर्ट्स, हार्क एक्नॉलेजमेंट एंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट। वैसे ही इसके बारे में बताया गया है कि सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट सिग्नल यूज्ड इन 5G NR। अब सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो एक PSS और SSS हो गया, जो कि हमको PBCH डिकोड करने में मदद करता है, और बोले तो कंप्लीट SSB है ना, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक। उसके बाद में एक्विजिशन एंड चैनल एस्टिमेशन होता है। तो इसमें डीमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल रहता है DMRS, और एक डाउनलिंक और अपलिंक के लिए, और एक साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल जो होता है जो अपलिंक चैनल क्वालिटी के लिए होता है। और इन अपलिंक व्हेन PUCCH एंड PUCH आर नॉट शेड्यूल्ड, ठीक है। पोजिशनिंग होता है एक, तो पोजिशनिंग रेफरेंस सिग्नल बोलते हैं इसको इन डाउनलिंक, SRS इन अपलिंक, ठीक है। एक PTRS होता है फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल, ये हो गया for PDSCH and PUSCH, helps combat part delay spread and Doppler spread। ये बेसिकली टाइम डोमेन में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और बीम मैनेजमेंट है, सो चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल, जिसको CSI-RS बोलते हैं हम, इन डाउनलिंक टुवर्ड्स से कनेक्टेड भी। तो CSI-RS डाउनलिंक के लिए हो गया और SRS अपलिंक के लिए हो गया, और फेस ट्रैकिंग टाइम डोमेन के लिए हो गया। ये एक डायग्राम है जो कैसे एनकोडिंग होता है वो देख सकते हो आप। बाकी द मेन फंक्शन ऑफ एरर डिटेक्शन, हार्क में कैसे एरर डिटेक्ट होगा, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है। तो मेन फंक्शन इंक्लूड एरर डिटेक्शन ऑन द ट्रांसपोर्ट चैनल एंड इंडिकेशन टू हायर लेयर। सो फॉरवर्ड एरर करेक्शन, एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट चैनल, ठीक है। हार्क सॉफ्ट कंबाइनिंग रेट मैचिंग ऑफ द कोडेड ट्रांसपोर्ट चैनल टू फिजिकल चैनल, मैपिंग ऑफ द कोडेड ट्रांसपोर्ट चैनल ऑन टू फिजिकल चैनल, पावर वेइंग ऑफ फिजिकल चैनल, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ फिजिकल चैनल, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन, रेडियो कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट्स एंड इंडिकेशन टू हायर लेयर्स, माइमो एंटीना प्रोसेसिंग, RF चैनल। ये कंप्लीट थोड़ा हार्क के बारे में बताया गया है ये। So consider the physical model of downlink shared at G0 bit transport block arrive from MAC on transport channel, physical at CRC
ठीक है, जो हमने रेट मैचिंग होता है उसके बाद में इंक्लूडिंग फॉर हार ग्रिड ट्रांसमिशन डेटा मॉड्यूलेशन इज नेक्स्ट फॉलोड बाय मैपिंग फिजिकल रिसोर्स, फिर एंटीना मैपिंग होगा और उसके बाद में CRC ऐड होके रिसोर्स ब्लॉक होके इंडिकेशन टू मैप। ओके, ये क्या है? फॉर अदर चैनल सम स्टेप्स में भी हार्ड कोडेड इन द स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टेप्स आर फिक्स फॉर BCS, कोडिंग एंड रेट मैचिंग आर फिक्स फॉर PCS। ठीक है, सो व्हाट आर द मेन प्रोसीजर्स फॉर 5G NR फिजिकल? ठीक है, so the main procedure includes cell search, power control, uplink synchronization and uplink timing control, random access related procedure, HARC related procedures, beam management, CSI related procedure, साइडलिंक रिलेटेड प्रोसीजर, चैनल एक्सेस प्रोसीजर, सब कुछ तो फिजिकल लेयर ही करता है। ठीक है, मैक्सिमम सेल सर्च में काम आता है और अपलिंक पावर कंट्रोल में काम आता है। सेल आईडी को डिटेक्ट करने में काम आता है, जो हम PBCH और SSB डिकोड करते हैं वो। अपलिंक पावर कंट्रोल में when dual connectivity is active, U is configured with maximum power for both MCG and HCG, master cell group on secondary cell group। ये कौन सा पार्ट हो गया? NSA। ठीक है, इवन SA में भी काम आएगा, दोनों में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद में रैंडम एक्सेस करेंगे। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2, सिफ्रा और सिब्रा। ठीक है, प्रीएम्बल ट्रांसमिशन एंड PUSH मैसेज इन टाइप 2, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स ऑन रिसेप्शन, PDCCH ट्रांसमिशन, PDCH रिसेप्शन करता है। टिपिकली फर्स्ट रिक्वायर्स डिकोडिंग DCI फ्रॉम PDCH। जब भी डेटा आता है, जब PDCCH आता है पहले, है ना, उसमें क्या आता है? DCI आता है, फॉर्मेट आता है। PUSH ट्रांसमिशन में काम आता है, अपलिंक ग्रांट, देन सेमी स्टैटिकली फॉर टाइप 1 टाइप 2 ग्रांट्स कॉन्फिगर्ड बाय RRG। CSI मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग के लिए काम आता है। पीरियडिक, सेमी परसिस्टेंट और ए पीरियडिक, 3 टाइप की CSI रिपोर्ट रहती है। रिपोर्ट्स आर सेंट ऑन PUCCH और PUCH एंड ट्रिगर्ड बाय DCI व्हेन अप्लीकेबल। ठीक है, तो ये सब कुछ किसका पार्ट था? फिजिकल लेयर का पार्ट था। ये उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये स्पेसिफिकेशन में जाके आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फिजिकल लेयर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट मतलब पूरा फिजिकल लेयर के ऊपर था। फिजिकल लेयर और भी बहुत बड़ी है, मतलब मैंने तो बहुत शॉर्टकट में आपको समझाया है, जल्दी जल्दी सिर्फ ओवरव्यू बताया है। बाकी अगर देखने को जाए डेप्थ में तो बहुत लंबा है और बहुत सीखने लायक है और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी और अपने इन जनरल ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। तो चलो ठीक है।